तुम्हें लगता है इस साल नीट में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स हुए और जो नीट पेपर लीक का किस्सा हुआ था वो बहुत ही हार्मफुल था स्टूडेंट्स की मेंटालिटी के लिए? हम पर्सनली उस चीज से गुजरे हैं। ये 700 स्कोर तो मैंने निकाला था, पर उस पे रैंक मुझे लगा कि लाइक 200 या फिर 100 के अराउंड आ जाएगी। तो बहुत पहले तो धक्का लगा कि अब फिर दिमाग में सब शुरू हुआ कि अब कौन सा कॉलेज मिलेगा, इस रैंक पे क्या मिलेगा। फिर वो सिर दर्द शुरू हुआ, जो कोर्ट में मामला गया कि रीनीट करवाओ। और वो 2-3 महीने पास हो चुके थे और वो फिर से मेंटालिटी भी नहीं थी कि लाइक फिर से रिस्टार्ट करो पढ़ना, फिर से कंसेप्ट रिवाइज करो। ऐसा लग रहा है कि स्कोर्स बहुत बढ़ गए, पेपर का लेवल काफी गिर गया है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन लेवल भी बच्चों की बढ़ चुकी है। मेरे कई दोस्त थे यहाँ पे जो 6 से पढ़ रहे हैं कोटा में। तो जो बच्चा 6 साल नीट जैसी परीक्षा का अभ्यास कर रहा है, वो क्यों नहीं 700 और 710 लाएगा? बराबर बात है। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आज आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ। और कई मन में था कि ऐसे बड़े लेवल पे मैं बातचीत कर पाऊँ और उससे कुछ सीख पाऊँ। थैंक यू सर। कहाँ से हो तुम प्रॉपर्ली? मैं बारामती करके एक तालुका है पुणे डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। उसमें एक गाँव है छोटा मड़द करके, तो मैं वहाँ रहता था। अच्छा, अपनी प्री नीट जर्नी के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? सो बेसिकली मैंने 6th स्टैंडर्ड में डिसाइड किया था कि बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। तो उस टाइम डिसाइड किया तो हमारे यहाँ पे एक चैतन्य एकेडमी लोकल इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ मैंने मतलब स्टार्ट किया। 7th में वहाँ पे एडमिशन लिया था और फिर नीट की प्रिपरेशन मैंने 9th से वहाँ पे शुरू की थी। 2 साल लॉकडाउन थे, 8th और 9th। तो बेसिकली मतलब 10th से प्रॉपर नीट के लिए शुरू किया था। तो काइंड ऑफ फाउंडेशन कोर्स किया था नीट के लिए। और उसके बाद लाइक 10th में फाइनली घर वाले भी बोले तुमसे हो जाएगा नीट। तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं, नीट करना ही है 11th-12th में। फिर नीट पास किया 11th-12th में। किस चीज ने तुम्हें इंस्पायर किया था डॉक्टर बनने के लिए 6th स्टैंडर्ड में? लाइक मैं 4th स्टैंडर्ड तक एक मराठी मीडियम स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। और उसके बाद हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर चापुरकर। उन्होंने बच्चों के लिए एजुकेशन स्टार्ट किया, होम स्कूलिंग स्टार्ट किया। तो उन्होंने जो होम स्कूलिंग स्टार्ट किया तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे उसमें एडमिशन करवा दिया। और जब मैं उनको देखता था, जो हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर चाकुरकर, तो उनको जब देखता था तो लाइक उनको देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिली कि उनका जो काम है, लाइक वो हॉस्पिटल भी मैनेज करते थे और बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करते थे। तो उसको देखकर मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ योगदान करना है सोसाइटी में, तो डॉक्टर बन के मैं बहुत ज़्यादा हद तक योगदान कर पाऊंगा। और रियल लाइफ, और मैं परिवार से बिलोंग करता हूँ जिसने मुझे सिखाया है कि कुछ करना है, समाज के लिए करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। तो मुझे लगा कि डॉक्टर प्रोफेशन से मैं लोगों में रहकर लोगों की सेवा कर पाऊंगा। और मेरा नेचर था कि मुझे बहुत लोग लगते हैं, लेकिन मैं अकेला नहीं रह सकता। मुझे बहुत सारे लोग लगते हैं, तो उसमें मेरा ह्यूमन के साथ डील करने का नेचर है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये प्रोफेशन सही है कि डॉक्टर को भी डील करना पड़ता है ह्यूमन से, और अलग अलग लोगों से डील करना पड़ता है। और मेरा स्वभाव भी उससे मैचिंग था, तो मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा। नीट की जर्नी तुम्हारी काफी इजी रही तुम्हारे हिसाब से कि तुमने पहले से स्टार्ट किया था? हाँ, कह सकते हैं इजी थी, क्योंकि मुझे फिजिक्स पसंद था पहले से ही। तो 10th में मैंने फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग बनाया था बहुत, क्योंकि फाउंडेशन था मेरे पास। और 11th-12th में मैंने केमिस्ट्री और बायो पे फोकस किया। तो उस तरह से नीट की जर्नी आसान थी, पर बीच में थोड़े उतार चढ़ाव आए थे। जैसे कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, ACL का मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मतलब खेलते खेलते हो गया था, गिर गया था मैं। उस टाइम 2 महीने में घर पे हॉस्पिटल में ही था। कब की बात है ये? बात है 11th खत्म हो जाने का, 12th शुरू होने के टाइम। जस्ट 12th स्टार्ट हुआ था, मई का महीना था।
तो उसी टाइम मैं 2 महीने घर पे ही मतलब हॉस्पिटल में ही था। फिर मतलब ऐसा हुआ कि मेरे जो स्कोर 680 वगैरह आता था दैट सडनली ड्रॉप टू 560 540 और फिर लेकिन घर वाले बोले थे कि, और मैंने भी मन में ठान लिया था कि मेरा जो ACL का रीजन है कि मुझे मेरा ऑपरेशन हुआ, ये रीजन मैं खुद को दे सकता हूँ, घर वालों को दे सकता हूँ, पर NTA को मैं ये रीजन देके मैं सीट नहीं मिला सकता। तो मुझे लगा कि कोई भी चीज अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको कोई कारण नहीं देना चाहिए उसके पीछे। अगर उस दिन मैंने ये सोच लिया होता कि ठीक है ACL हो गया तो मैं नहीं बन पाऊंगा डॉक्टर, तो शायद आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट नहीं करता होता। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो उससे मैंने सीखा कि किसी भी चीज का हमें कारण जो बोलते हैं, ये हम सब बोलते हैं कि अरे मेरे साथ ये हुआ इसलिए मैं नहीं कर पाया, होमवर्क नहीं किया, मैंने क्लास क्यों नहीं अटेंड किया, बीमार था गए, तो ये रीजंस देने का जो एटीट्यूड है शायद हमें वही पीछे ले जाता है। पर उस दिन मेरे चाचा है उन्होंने बहुत मोटिवेट किया उस दिन मुझे, जब ऑपरेशन हो जाने के बाद, कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम आज का ये रीजन देके फ्यूचर को तुम बर्बाद नहीं कर सकते। तो उस टाइम फिर मैंने फिर से 4 महीने लगे मुझे फिर से वो स्कोर बनाने के लिए, बट फाइनली आई मेड इट और नीट भी अच्छे से क्लियर हो गया। और नीट में क्या स्कोर था तुम्हारा? माय स्कोर वाज 700। दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। अगर यही स्कोर 2-3 साल पहले रहता तो शायद आज तुम एम्स दिल्ली में होते। तुम्हारा रैंक अंडर 3 डिजिट रैंक रहता, मतलब 2 डिजिट रैंक रहता। यस सर। पर अब तुम्हारा रैंक कितना आया था इस साल? मेरा रैंक था 1333। ओके 1333। तुम्हें लगता है इस साल नीट में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स हुए, और जो नीट पेपर लीक का किस्सा हुआ था वो बहुत ही हार्मफुल था स्टूडेंट्स की मेंटालिटी के लिए? हाँ, क्योंकि हम पर्सनली उस चीज से गुजरे हैं कि जैसे नीट का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मैं तो शॉक था कि एक्सपेक्टेशंस अलग थी बहुत, कि ये 700 स्कोर तो मैंने निकाला था, पर उस पे रैंक मुझे लगा कि 200 या फिर 100 के अराउंड आ जाएगी। पर जो एक्चुअल रिजल्ट आया जब मेरी रैंक 1333 थी तो बहुत पहले तो धक्का लगा कि अब फिर दिमाग में सब शुरू हुआ कि अब कौन सा कॉलेज मिलेगा, इस रैंक पे क्या मिलेगा। मैं पहले तो लग रहा था कि इजीली एम्स जोधपुर या दिल्ली तक मिल जाएगा, पर फिर रिसर्च करना पड़ा। फिर वो सिरदर्द शुरू हुआ, जो कोर्ट में मामला गया कि रीनीट करवाओ, और वो 2-3 महीने पास हो चुके थे और वो फिर से मेंटालिटी भी नहीं थी कि फिर से रिस्टार्ट करो पढ़ना, फिर से कंसेप्ट रिवाइज करो, फिर से सॉल्विंग करो, क्योंकि 2-3 महीना पूरा गैप हो चुका था। और उसके बाद मोमेंटम लाना उस नीट का वो बहुत डिफिकल्ट हो गया था, तो उसकी वजह से और बच्चे डिप्रेशन में चले गए थे। पर आखिरी में देर हुआ पर अंधेर नहीं, ऐसा बोलते हैं। खुदा के घर पे देर होता है पर अंधेर नहीं होता। तो हमने फिर रिजल्ट आया कि रीनीट नहीं होगा और फिर काउंसलिंग शुरू हुआ, तो वहाँ कहीं राहत की सांस मिली हमको। और फिर एम्स नागपुर जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया और अच्छा चल रहा है अभी बहुत। कैसा लगा था तुम्हें एम्स में आके? एम्स में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी चकाचौंध देख के तो मैं बहुत हिल गया था कि बहुत खूबसूरती से इसका काम किया है एम्स का, और बहुत अच्छे से यहाँ पे आने के बाद रूम्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया रूम्स है। फिर यहाँ पे बहुत सारे नए दोस्त बने, विविध राज्य के दोस्त बने, राजस्थान, गुजरात, केरला से, कर्नाटका से। और जो हम बोलते कि बड़े लेवल पे जो एक्सपोजर है वो यहाँ पे मिला। हमारे गांव में कभी मैंने हेलुसिया से जैसा बड़ा इवेंट नहीं देखा था, तो यहाँ पे आके वही जो हम बोलते कि बड़े शहर में बड़ा एक्सपोजर होता है, और डेफिनेटली एम्स नागपुर जैसे प्लेटफॉर्म में वो मुझे मिला। नई चीजें जैसे क्लासरूम में देखा कि पीपीटी के द्वारा सब टीचर बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन से समझाते हैं, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं वो समझा। तो हमारे इधर इतना प्रैक्टिकल और वो सब नॉलेज नहीं मिलता था, बट डेफिनेटली एम्स नागपुर में आने के बाद वो लेवल तक मुझे सब चीजें मिल रही है। तुम प्रॉपर विलेज से ही थे? हाँ, मतलब प्रॉपर विलेज से ही था मैं। ओके, तो वहाँ पे ट्यूशंस की फैसिलिटी जैसे तुमने बताया कि काफी अच्छी अवेलेबल थी? हाँ, मतलब मैं विलेज से था, पर वहाँ हमारे विलेज से एक सिटी पास में, तो वहाँ पे रहता था मैं। Was this the first choice that you filled in your forms? नहीं, पर थर्ड चॉइस थी मेरी एम्स नागपुर।
मैंने एम्स दिल्ली भरा था, ऑब्वियसली सब बच्चे वही फील करते हैं। फिर मैंने जोधपुर भरा था और फिर मैंने एम्स नागपुर भरा था। रिग्रेट करते हो दिल्ली नहीं मिला 700 नंबर आने के बाद? नहीं, रिग्रेट नहीं है। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि एम्स नागपुर कम्पीट कर रहा है एम्स दिल्ली के साथ, और वो अगले 4-5 साल में वो ओवरटेक भी कर सकता है एम्स दिल्ली को। ऐसा तुम्हें लगता है? ऐसा कह रहे हैं सब लोग, और मुझे भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से हम ग्रोथ रेट देखें कि लाइक पिछले 5-6 साल में जो ग्रोथ एम्स नागपुर ने की है, शायद ही किसी एम्स ने की होगी अभी तक। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ओवरटेक या फिर उसके लेवल का तो एम्स नागपुर बन ही जाएगा। इंडिया में 2 ही एम्स है जिनके पास हार्ट ट्रांसप्लांट का परमिशन है, उसमें से एक एम्स दिल्ली हो गया और एक हमारा कॉलेज एम्स नागपुर हो गया, जबकि बहुत लेट एस्टेब्लिश हुआ है, मतलब सबसे नए एम्स में से आता है ना, तो काफी अच्छा चॉइस है। लेकिन जैसे हम लोग थे, हम लोगों के लिए तो ये जेल ही था यार। मतलब स्टार्टिंग यहाँ पे पूरी मिट्टी थी, और मतलब जैसे हॉस्टल तो गर्ल्स, सुश्रुत हॉस्टल के बगल में जो हॉस्टल है ना गर्ल्स वाला, तो वहाँ पे हम रहते थे बॉयज सब, और गर्ल्स को फ्लैट्स दिए थे। तो वहां से मतलब रोज सुबह उठना ही पड़ता था तुमको, चाहे जो हो जाए, क्लास के लिए जाना ही पड़ता, 100% अटेंडेंस कंपलसरी था। अगर नहीं उठते तो वार्डन उठाने को आता था। अच्छा। है ना, वार्डन ने इस काम के लिए बहुत बार गाली भी खाया है। वो वार्डन, उनके असिस्टेंट आते थे, हमें उठाते थे, और बस रहती थी, पूरा व्हाइट ड्रेस था, यूनिफॉर्म था तब, पूरा व्हाइट ड्रेस था। अगर बारिश हुई तो रोड्स नहीं थे तो कीचड़ हो जाता था, बस रहती थी, तो बस यहाँ से लेके हमें धर्मशाला छोड़ती थी, है ना। तो धर्मशाला में क्लासेस होते थे, एक ही रूम था, वही सब क्लासेस होते थे। अब तो तुम्हारे बहुत अच्छे क्लासेस बन गए, प्रोजेक्टर्स आ गए, लैब्स अच्छी बन गई है। हमारे टाइम पे कुछ नहीं था यार, तो हमको तो ये जेल ही लगता था। ना व्हीकल अलाउड थी, और हॉस्टल टाइमिंग भी 10 o'clock रात में था, और ना ही कोई स्पोर्ट्स अवेलेबल था यहाँ पे। तो अब तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा हो गया है। अभी जो भी आता है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये कॉलेज लेना चाहिए। Have you researched about other GMCs? इतना मैंने रिसर्च नहीं किया था, पर मैंने जो टॉप कॉलेजेस थे उनमें ही रिसर्च किया था, जैसे KEM, BJ, JJ, फिर तो उनके ऊपर तुमने एम्स प्रेफर किया? हाँ, उनके ऊपर मैंने एम्स प्रेफर किया। किसी से बात किया था वहाँ पे तुमने? बाकी कॉलेजेस में? हाँ, किया था। मेरे पुराने सीनियर्स जो मेरे एकेडमी से पढ़े थे, उनसे बात किया था मैंने, और यही लगा कि एम्स नागपुर में एक बॉन्ड का भी होता है बाकी GMC और उसमें, तो वो भी ये था। और फी स्ट्रक्चर भी बहुत कम है एम्स का, लाइक बाकी कॉलेजेस में फी स्ट्रक्चर इज नील। हाँ, कुछ भी नहीं है। बाकी GMC और KEM वगैरह में तो फी ज्यादा है, और हॉस्टल एक्स्ट्रा लेना पड़ता है उसमें बाकियों में। तो इसके लिए बेस्ट एम्स ही लगा, एम्स नागपुर चॉइस मुझे। ओके। और फर्स्ट राउंड में मिल गया तो मैंने डायरेक्टली ले लिया, लॉक कर दिया। तुम तो महाराष्ट्र से हो, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि बेनिफिट तुम्हें मिलता है? हाँ, बेनिफिट है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज है, और लोकल मतलब खाना वगैरह सब लोकल ही है यहाँ पे, जो सिमिलर टेस्ट है, तो उससे यही फील होता है कि लाइक महाराष्ट्र में ये। वैसे मेरा घर यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है, पर फिर भी लगता है कि महाराष्ट्र में, क्योंकि लोकल लैंग्वेज है। घर जैसा लगता है? हाँ, घर जैसा लगता है। कल्चर भी सेम है लोगों का यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छा है। जैसे तुमने बताया कि तुम लोगों के साथ ज्यादा रहते हो, तो फ्रेंड्स तुम्हारे काफी होंगे? हाँ, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं मेरे। बता सकते हो कितने फ्रेंड्स बना लिया? यहाँ पे तो पूरा बैच ही एक परिवार जैसा ही है। फर्स्ट ईयर वाले जो भी आते हैं वो लोग हाँ, मैंने बहुत जगह ऐसा सुना है कि फर्स्ट ईयर में जब हम होते हैं पूरा बैच अपना होता है, फिर फ्लोर अपना हो जाता है, फिर सिर्फ रूममेट ही बचता है अपने साथ, ऐसा सुना है। पर अभी तक तो सबसे बहुत बनती है, और सबसे बातचीत भी बहुत होती है, और एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे कर लेते हैं हम। काफी फेस्ट वगैरह होते हैं, तो उस पे तुम्हारा क्या टेक है? कि हमारे कॉलेज में लगभग हर महीने ही कुछ ना कुछ फंक्शन हो जाता है। तो यही तो खासियत है कि इस कॉलेज की, कि ये सभी चीज को बढ़ावा देता है। सो जितना हम एकेडमिकली प्रोग्रेसिव होना चाहिए, उतना ही हम फिजिकली प्रोग्रेसिव होने चाहिए। अभी स्पोर्ट्स वीक हुआ कॉलेज में, उतना ही हम मेंटली प्रोग्रेसिव होने चाहिए। जैसे युवक दिन पे हमारे यहाँ पे विवेकानंद जी का के ऊपर भाषण हुआ, और कल्चरली भी हम उतने ही प्रोग्रेसिव होने चाहिए। जैसे कि सब पोंगल या फिर शिव जयंती हो या गणेश उत्सव हो, ये सारे फेस्टिवल अपने कॉलेज में सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि सर्वांगीण विकास यही तो एक आइडियल पर्सनैलिटी, मतलब क्या कि वो ऑलराउंडर हो या फिर उसका सर्वांगीण विकास हुआ हो।
तो यही इस माध्यम से एक ऑलराउंडर डॉक्टर बनाने की कोशिश एम्स कर रहा है, और उसमें बच्चे उत्स्फूर्त स्पॉन्टेनियसली पार्ट भी लेते हैं, और वो अच्छा भी है अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट ईयर में काफी इंथुसियास्टिक रहते हैं सब बच्चे। हाँ, तुम भी पार्ट लेते हो इन सब चीजों में? हाँ, मैंने भी लिया है। डांस पसंद है मुझे, ड्रामा पसंद है, देन मैं कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ। क्या बजाते हो? एक मृदंगम बजाता हूँ, हारमोनियम बजा लेता हूँ। ओके, नाइस। गिटार बजाते हो या रखी है? नहीं, गिटार नहीं, ट्राई किया है पर इतना आता नहीं। मुझे भी म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं भी सब इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ। अच्छा है, हमारे यहाँ पे तो म्यूजिक रूम है, वहाँ गया? हाँ, म्यूजिक क्लब में गया था मैं। अलाउड है तुमको? हाँ, वो रिकॉर्डिंग और वो के लिए गया था मैं वहाँ पे कॉन्गो वगैरह रखा है, तबला एंड हारमोनियम भी है? हाँ, तबला हारमोनियम भी है। तो तुम्हारे लिए तो काफी अच्छा हो गया ये, मतलब। हाँ, अभी पार्ट 2 में उसका अच्छा लग रहा है वहाँ पे। तुम्हारी कुछ हॉबीज मतलब नीट के पहले थी? हाँ थी, मुझे स्पोर्ट्स पसंद था, तो रेसलिंग करके एक स्पोर्ट्स है, तो मैं रेसलर हूँ और रेसलिंग करता था, और उसके वजह से मतलब, पर वो छूट गया मेरा इसके वजह से, नीट की प्रिपरेशन और उसके टाइम पे। और क्रिकेट तो सबको ही पसंद है, इंडिया में जो देखा सबको क्रिकेट पसंद है, तो पर मैं रेसलिंग स्पेशली क्लासेस ज्वाइन किया था, रेसलिंग करता था मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, और हमारे मैदान होते हैं रेसलिंग के, तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करता था। तो अभी आगे प्लान है तुम्हारा कंटिन्यू करने का रेसलिंग? हाँ, घर वाले तो बोल रहे हैं, क्योंकि वो सेहत के लिए भी अच्छा है, और हम लाइक एक्सरसाइज भी करते हैं उसमें बहुत ज्यादा, तो पर यहाँ पे अभी उतनी फैसिलिटीज नहीं है हमारे यहाँ पे, पर चांस मिले तो श्योरली मैं रेसलिंग कंटिन्यू करना चाहूंगा। जैसे तुमने रेसलिंग छोड़ दिया 11th-12th के लिए, और भी कुछ सैक्रिफाइसेस थे जो तुमने दी? स्पीच कंपटीशन करता था पहले, लाइक राज्य स्तरीय, स्टेट लेवल स्पीच कंपटीशन वगैरह करता था, तो उसके लिए मुझे दूर दूर जाना पड़ता था, तो वो सब भी मैंने नीट के लिए छोड़ दिया। मेरी इच्छा थी कि एक 11th और 12th में विधानसभा जो है महाराष्ट्र की, वहाँ पे एक कंपटीशन होती है, तो मुझे वो करनी थी, पर वो कर नहीं पाया क्योंकि 11th-12th में ही नीट का प्रिपरेशन चालू था, तो स्पीच कंपटीशन करना मैंने छोड़ दिया। फिर जो ड्रामा और डांस करता था पहले, लाइक हम सब लोग, हमारी ड्रामा मंडली थी, तो ऐसे लोग मतलब इवेंट्स उठाते थे, इवेंट्स में जाके ड्रामा वगैरह करता था मैं, तो वो भी कम हो गया, मतलब बंद ही हो गया नीट के टाइम में, तो सैक्रिफाइसेस तो वो किए। फिर जो मैं ट्रैवलिंग करता, ट्रेकिंग पसंद था मुझे, मैंने बहुत सारे महाराष्ट्र में फोर्ट्स, कळसुबाई करके सबसे ऊंचा फोर्ट है महाराष्ट्र में, किला है, मतलब पर्वत है महाराष्ट्र में, तो मैंने 7th में हम ट्रेकिंग किया था उस पे। फिर रायगढ़, राजगढ़, पुरंदर, ये सब ट्रेकिंग बहुत सारे किए थे, 20-25 किले किए होंगे ट्रेकिंग, तो वो भी इवेंचुअली 10th में बंद हो गया क्योंकि 10th में बोर्ड्स आते हैं। फिर बाहर कई नई जगह में घूमने जाता था, जैसे हम लाइक यात्रा करता था, अयोध्या हो गया, मथुरा, काशी, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ जाके आया, तो वो भी सब बंद हो गया। 11th-12th में सिर्फ घर पे 2 साल था, कॉलेज घर यही चल रहा था। काफी सैक्रिफाइसेस दिए मतलब तुमने। हाँ, उसका भी तो रिजल्ट? हाँ, उसका भी रिजल्ट मिल गया, और अभी बहुत खुश हूँ कि अगर उस दिन छोड़ा नहीं होता तो आज ये नहीं मिलता। अब सब कुछ कर सकते हो? हाँ, अब सब कुछ कर सकता हूँ। तुम बता सकते हो कि पेरेंट्स का क्या रोल रहा तुम्हारी नीट जर्नी में? मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे लाइक फोर्स नहीं किया, कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स दूं, क्योंकि मैं स्पीच भी बहुत अच्छा देता और राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे थे वगैरह, ओवरऑल में उनको लग रहा था कि मैं बन जाऊंगा। और मम्मी को लगता था कि मैं पायलट बनूं, उनको पूरा जग घूमना था। तो पर मैंने बोला कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने डायरेक्ट बोला तुम जो तुम्हें करना है वो करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने पूरा 2 साल मुझे सपोर्ट किया, पर जब मेरी नीट की एग्जाम थी उस टाइम मेंटली में लाइक थोड़ा डिप्रेशन, या मतलब डिप्रेशन नहीं पर थोड़ा प्रेशर आ गया था क्योंकि नीट एग्जाम थी। और मेरा क्या हुआ था कि नीट के जस्ट 4-5 दिन पहले ही जो हमारे टेस्ट होते हैं एकेडमी में,
तो उसमें मेरा स्कोर 630 आ गया था। यूजुअली आई यूज्ड टू स्कोर 700 और उसके रेंज में रहता था, पर शायद प्रेशर बन गया था मेरे पे, नीट एग्जाम आ रही है, तो वहाँ पे मेरा स्कोर 625-30 आ गया था, तो मैं प्रेशर में चला गया था। तो उस दिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत समझाया मुझे, और उस दिन उन्होंने मुझे बोला था कि तुम डर रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम नीट अच्छे से नहीं दे पाओगे, पर अभी तक नीट हुआ नहीं है। तुमने फ्यूचर में, तुम्हारा माइंड गया और उसने वो प्रेडिक्ट किया और तुम्हें ऐसे डर उसका महसूस हो रहा है, तो तुम उसकी वजह प्रेजेंट में जब रहो और अभी जो तुम्हारे हाथ में वो करो। बहुत देर समझाया और फिर उसके बाद मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला और मैं बहुत स्मूथली नीट दे के आया। तो उनका वही रोल था कि वो मुझे हर मेरे पड़ाव में, हर मेरे सफलता असफलता में मुझे मेरे साथ खड़े रहे। कभी मुझे उन्होंने टोका नहीं, डांटा नहीं कि तू ये क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा मत कर, वैसा मत कर। हर मेरे काम को उन्होंने सपोर्ट किया और उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ, क्योंकि उन्होंने अगर उस दिन मुझे टोका होता या फिर उन्होंने अगर मुझे मोटिवेट नहीं किया होता उस दिन, तो शायद मेरा नीट भी उतना अच्छा नहीं जाता। तो मैं उनको बहुत मेरा यश देता हूँ मेरे इसके पीछे, नीट के स्कोर के पीछे। ये इंटरव्यू देख के तो काफी प्राउड फील करेंगे। हाँ, उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनको मैंने बताया कि ऐसे सर ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो उन्होंने बोला कि अच्छे से बोल के आना और सर को थैंक यू बोल के आना कि वो इतना ले रहे, क्योंकि ऐसा चांस मुझे, उनको भी कभी नहीं लगा था कि ऐसे मिलेगा कभी चांस बोलने का। थैंक यू सर। अरे मेरा चैनल देखते थे पहले? मैं पहले यहाँ पे आने से पहले देखा था एम्स नागपुर के लिए, पर फिर ऐसा इतना मैंने देखा नहीं था। पर एम्स नागपुर सर्च किया तो आपका चैनल आता ही है, तो मैंने उस पे देखा था कि कैसा है एम्स, कैसे होती है प्रिपरेशन। और आपका वो रिसेंटली वीडियो आया था कि MBBS आपने अभी खत्म किया, उसके लिए कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। और वो देखा था कि कैसे 5 साल गए और फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए, ये सब मैंने वहां से ही सीखा और वहां से देखा। तुम्हें लगता है कि ऑनलाइन जो रिसोर्सेज अभी अवेलेबल हो गए हैं उसके कारण से जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है? हाँ, उसके वजह से कंपटीशन कह सकते हैं, क्योंकि हमें सबके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आज हम कहीं भी जाए तो भी देखें कि हर जगह वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट पहुंच चुके हैं कि मोबाइल पे हम देख सकते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि हर बच्चे के पास वो उसी लेवल का रिसोर्स मिल जाता है। पहले कैसा होता था कि जो कोटा या फिर बड़ी बड़ी सिटीज में पढ़ता था वही टॉप कर जाता था, उसको ही मिलता था। पर अभी वैसा नहीं है, अभी हर बच्चे के पास उसी लेवल का रिसोर्सेस मिल चुका है PWR एकेडमी एलन के माध्यम से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हर एक बच्चा उसी लेवल की प्रिपरेशन करता है और उसी लेवल से नीट देता है और उसके भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो यही हो चुका है कि अभी अगर मुझे क्लास में नहीं समझ में आता टीचर से, तो मैं घर पे जाऊंगा और ऑनलाइन वीडियो देख लूंगा और उससे वजह से मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और मैं अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा। तो यही हो चुका है कि हर बच्चा अभी उस मोड पे जा रहा है और उसको वो सही लग रहा है, क्योंकि उसके वो मतलब एकेडमी जाओ आओ, वो टाइम स्पेंड करो उतना बच जा रहा है और उसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। तुम ऐसी 2 चीजें बता पाओगे जो तुमने गलत की थी नीट के टाइम पे? नीट के टाइम पे मैंने गलतियां की थी, पर मतलब मैं वो एक्सीडेंट, वही एक गलत चीज हुई थी मेरे साथ। वो तो अनफॉर्चुनेट। हाँ, मैं और ऐसी चीज गलत की थी कि मैंने जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी थी वो लेट पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस फॉर्मूला या फिर सॉल्विंग के रिलेटेड होंगे। पर नीट में केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आता है वो भी प्योरली एनसीईआरटी के लाइंस बेस पे ही आता है, जैसे हमारे टाइम पे आया था, और वो मेरा गलत हुआ। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने अच्छे से पहले से ही केमिस्ट्री की एनसीईआरटी थरली पढ़ी होती तो शायद वो भी मेरा गलत नहीं होता। ऐसा लग रहा है कि स्कोर्स बहुत बढ़ गए, पेपर का लेवल काफी गिर गया है नीचे। हाँ, पेपर का लेवल तो डेफिनेटली गिर गया था। मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस थे और मुझे ऐसा लगता है कि
प्रिपरेशन लेवल भी बच्चों की बढ़ चुकी है। क्योंकि अगर मेरा ही एग्जांपल लो तो मैंने 10th में फाउंडेशन किया था और मेरे कई दोस्त थे यहाँ पे जो 6 से पढ़ रहे हैं कोटा में। तो जो बच्चा 6 साल नीट जैसी परीक्षा का अभ्यास कर रहा है वो क्यों नहीं 700 और 710 लाएगा? बराबर बात है, क्योंकि 6 साल एक ही एग्जाम को उसने दिए है। तो उसकी वजह से प्रिपरेशन भी बढ़ रही है, अभी अवेयरनेस भी बढ़ा है पेरेंट्स में। पहले बोलते थे कि 10वीं पास कर लो उसके बाद देखा जाएगा क्या करें, पर अभी वैसा नहीं है। अभी बच्चे को 6-7 से ही डाल देते हैं कोचिंग में और फाउंडेशन पढ़ा देते हैं। उसकी वजह से वो बच्चा भी अभी कितने ही क्वेश्चंस होते हैं नीट में, नीट का सिलेबस तो उतना ही है ना, पर उसको 6 साल पढ़ेगा तो वो डेफिनेटली ही विल क्लियर एग्जाम। या दैट्स करेक्ट। ऐसी 1-2 मिस्टेक्स बता सकते हो जो एक नीट एस्पिरेंट, नॉर्मल जो एवरेज नीट एस्पिरेंट है उसको कोई आइडिया नहीं है, उसने अवॉइड करनी चाहिए, और ऐसी 1-2 चीज बताओ कि जो करनी ही करनी चाहिए उसने। तो क्या करना चाहिए मैं पहले बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है कि दे डोंट नो हाउ टू रीड अ चैप्टर, कि वो ऐसे रैंडम चैप्टर उठाते हैं, पढ़ने लगते हैं, फिर एक समय आता है कि 10-15 दिन बाद वो भूल जाते हैं। बट वैसे नहीं करना चाहिए। लाइक फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग एनी चैप्टर इज फर्स्ट इज रीडिंग। हमें थॉरली उस चैप्टर को पढ़ना है। एक एनसीईआरटी है या फिर बायो का कौन सा भी चैप्टर या फिर केमिस्ट्री का कोई सा भी चैप्टर हो, हमें उसे पढ़ना है पूरे तरफ से। सो फर्स्ट इज रीडिंग चैप्टर, देन इज लर्निंग दैट चैप्टर। हमें उसको पाठ करना है कि वो क्या उस चैप्टर में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या फॉर्मूलेज है या फिर क्या क्या उन्होंने कंसेप्ट बताने, वो हमें लर्न करने हैं। थर्ड थिंग इज मेमोराइजिंग, कि हमने जो पढ़ा है, जो हमने लर्न किया है, उसको हमें वो बुक बंद करके मेमोराइज करना है। दैट इज लर्निंग दैट चैप्टर। कि एनसीईआरटी मैंने पढ़ लिया अभी फर्स्ट चैप्टर, अभी भी मुझे पूरे चैप्टर्स क्या है वो सब याद है, क्योंकि मैंने ऐसे इन स्टेप्स में किया था। अगर मैं देखूं कि दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसके पहले पन्ने में क्या लिखा है वो अभी भी मुझे याद है। कि कार्लस लिनेस था, वो 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया उसने। तो ये सब मुझे याद है क्योंकि मैंने वैसे किया था। तो फर्स्ट इज रीडिंग चैप्टर, then is learning chapter, then is memorizing, and memorizing in sense of active recalling, जिसे हम active recalling बोलते हैं। उसके बाद उसके माइंड मैप्स वगैरह बनाना, उसका खुद को ही चैप्टर समझाना, that is active recalling। और फोर्थ स्टेप इज सॉल्विंग मतलब हमें टाइमर लगाना है और क्वेश्चंस लेने हैं। अगर जो चैप्टर आपने पढ़ा है, जो आपने लर्न किया है, मेमोराइज किया है, उसके ऊपर हमें 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये ऐसे अगर आप एक चैप्टर प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको वो चैप्टर नीट के बाद भी याद रहेगा। जैसे आज भी मुझे बहुत सारे चैप्टर सुन के ये याद है। तो वो एक मैंने चीज किया। और दूसरी चीज मतलब जो अपनी गलतियां होती है उसको दोहराओ मत। मैं जब मेरा ये हो जाता था, टेस्ट हो जाती थी, क्लास टेस्ट मतलब 720 मार्क्स की टेस्ट हो जाती थी, तो मैं बैठता था, पूरे देखता था क्वेश्चंस, क्या गलत हुआ वो सब नोट डाउन करता था। और ये मेरा मैं डिसाइड करता था कि ये 2 वीक्स में ऐसे पढ़ूंगा और फिर उसके बाद जो टेस्ट आएगा उसमें ये मिस्टेक्स मेरी होनी ही नहीं चाहिए। तो हमारे पास 2 वीक, एक टेस्ट हो जाने के बाद अगली टेस्ट 2 वीक्स में होती थी हमारी, तो मेरे पास 2 वीक्स होते थे मेरे मार्क्स बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। तो मैं उसका पूरा प्लान करता था कि ये वीक में मुझे ये करना है, ये दिन मुझे ये करना है, ये चैप्टर करना है। तो उसकी वजह से क्या होता था कि मेरे पास प्लान भी होता था और मेरे पास वो एग्जीक्यूट कैसे करना है एग्जाम में वो भी मुझे पता होता था। उसकी वजह से वो प्रॉपर हो जाता था। और गलतियां मैंने जो की थी कि वही एक केमिस्ट्री मतलब लेट पढ़ना शुरू किया था, एनसीईआरटी वगैरह। और एक चीज मैंने गलत की थी कि थोड़ा चीजें पहले 11 के स्टार्टिंग में वैसे आगे करता था कि आज नहीं कल करता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट करता था कि आज नहीं कल करता हूँ, परसों करता हूँ, अभी तो टाइम है टेस्ट के लिए। तो मैंने 11 के पहले 4-5 महीने ऐसे किया था। फिर मुझे समझ में आया कि ऐसे करने से तो नीट पास आ जाएगी, फिर भी अपना सिलेबस नहीं कवर हो पाएगा। तो मैंने 4-5 महीने बाद वो डिसाइड किया, सब बैकलॉग कवर करना स्टार्ट किया और वैसे हो गया। तो कभी भी आप जो आपको पता है कि अभी मेरा हुआ नहीं है वो आज ही स्टार्ट करो। और आगे तो टाइम मिले नहीं मिले, क्योंकि सिलेबस बढ़ता जाता है और उसकी वजह से प्रेशर अलग बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से डेली का काम डेली करना चाहिए हमें।
जिसकी वजह से आगे प्रेशर नहीं बने और स्मूथली हम 11th-12th करके नीट भी अच्छे से क्लियर कर पाए। नाइस, वेरी नाइस टिप्स फॉर द एस्पिरेंट्स। मैं सब लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि तुमने तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया, जैसे फिजिक्स के लिए क्या किया, केमिस्ट्री के लिए क्या किया और बायोलॉजी के लिए क्या किया। तो सब लोग यूजुअली यही बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो फिर एमसीक्यू सॉल्व करो, कुछ तुम अलग बताना चाहोगे? मेरा वही पॉइंट था कि हमें विजुअलाइज करना है हर चीज को, कि लाइक एनसीईआरटी पढ़ के रट्टा नहीं मारना, क्योंकि हम रट्टा मार के हमारी लॉन्ग मतलब 6 महीने तक ही कितना भी रट्टा मारा 6 महीने में भूल जाएंगे सब कुछ। तो हमें वो विजुअलाइज करके कंसेप्ट समझ के खुद को समझा के हमें एक्टिव रिकॉलिंग करना चाहिए। जैसे मैं बायो में करता था, केमिस्ट्री में भी करता था, कि हमें एनसीईआरटी पढ़ने के बाद खुद को समझाना चाहिए कि अरे ये पॉइंट ये कह रहा है तो इस पे ये बनता है। और मैं हर एक लाइन पे एमसीक्यू बनाता था खुद से कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में। तो मैं ऐसे ही ट्राई करता था कि एनसीईआरटी पढ़ के फिर उस पे खुद से क्वेश्चन बनाता था। उससे मुझे आइडिया आता था कि अरे ऐसे टाइप्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे पूछे तो हमें कैसे जवाब देना है। और एक्टिव रिकॉलिंग बहुत करता था, मतलब जैसे ही ऐसे में अगर पढ़ नहीं रहा, मैं ऐसे रैंडमली जा रहा हूँ किधर, तो मैं रास्ते में जाते जाते दिमाग में लाता था कि अरे ये यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, यहाँ पे ये ऐसे एक्सप्लेनेशन दिया है। तो एक्टिव रिकॉलिंग से क्या होता है कि क्योंकि एट द लास्ट हमें नीट में सब हमें याद करके ही लिखना है, तो अगर हमें याद करने की प्रैक्टिस नहीं है तो हम कैसे नीट में कर पाएंगे। करेक्ट। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, बुक बंद करते हैं और एग्जाम को जाते हैं और फिर बोलते कि अरे मैंने तो पढ़ लिया था पर एग्जाम में याद ही नहीं आया। तो याद क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको कैसे याद करना है, कैसे ध्यान में रखना है, इसकी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस चाहिए, वो जब तक नहीं होगा तब तक तो तुम नहीं कर पाओगे एग्जाम, नहीं कर पाओगे। बहुत करेक्ट है। पर तुम्हें लगता है कि इतना बड़ा वास्ट सिलेबस, अभी तुम्हें पता ही चल गया होगा कि फर्स्ट ईयर में कितना वास्ट है, तो वो सब तुम याद कर पाओगे, ऐसा लगता है तुम्हें? नहीं, इधर तो लाइक नीट इज डिफरेंट थिंग एंड एमबीबीएस इज वेरी मच डिफरेंट थिंग। क्योंकि मैंने देखा कि जो हमारी एनसीईआरटी थी उसके बराबर यहाँ पे एक बायोकेमिस्ट्री की या फिर एक फिजियोलॉजी की बुक है, तो यहाँ पे तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो हमें एक्सपीरियंस से सीखने को ज्यादा मिलता है। एंड एक ही बुक नहीं पढ़नी होती, काफी सारी बुक्स। हाँ, बहुत सारे, एक बुक नहीं है, लाइक आपको 4 बुक रेफर करके करना पड़ता है। तो करेक्ट है। तुम्हें लगता है कि नीट ज्यादा हार्ड था या फिर एमबीबीएस उससे ज्यादा? एमबीबीएस हार्ड, डेफिनेटली हार्ड, क्योंकि नीट कैसा था कि मतलब मैंने जितना प्रिपरेशन किया उस पे हो गया वो, मतलब इजीली लगा कि ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सारे उतार चढ़ाव है, सब हो गया, फिर भी ऐसा कभी मुझे नहीं लगा कि अरे नीट अब होगा ही नहीं, नीट होगा ही नहीं, ऐसा नहीं लगा। पर एमबीबीएस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि सिलेबस भी बहुत वास्ट है। नीट का सिलेबस डेफिनेट था, वही पता था वही आने वाला है, यही आता है हर साल, इससे बाहर आता नहीं। पर नीट में ऐसा नहीं है, पर सॉरी एमबीबीएस में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है और हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। लाइक तुम्हें प्रैक्टिकल्स भी उतने अच्छे से अटेंड करने हैं, क्लासेस भी उतने अच्छे से अटेंड करने हैं, फिर तुम्हें सब चीजें करनी होती है, करिकुलम भी होता है, फिर बाकी की चीजें, स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेना होता है, उसके साथ स्टडीज भी मैनेज करना है। हमने 2 साल नीट ही किया सिर्फ, बाकी कुछ नहीं किया। पर यहाँ पे सब हर चीज होती है, तो हमें टाइम स्लॉट, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत सीखना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए तुमने क्या ट्रिक्स यूज की? ऐसे कोई है पर्टिकुलर टेक्निक जो? मैं ऐसे करता था कि टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करता था और मैं प्रॉपर मतलब 1 घंटा लेता था और फिजिक्स के लिए 1 घंटा लेके 50 क्वेश्चन सॉल्व करता था और उसके बाद उसको चेक करता था। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने ये डिसाइड किया था नीट के मतलब लास्ट मतलब 3 आवर्स में नीट के लिए एक्चुअल कि 250 हो जाए तो तब तक मेरा ये खत्म होना चाहिए। ये मैंने प्री डिसाइड करके रखा था कि लाइक एटलीस्ट वहां तक तो मतलब रफली मैनेज होना चाहिए, लाइक 250 तक बायो खत्म होना चाहिए, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मिलाकर 415 तक खत्म होना चाहिए और सर्कलिंग बाद में करना चाहिए। तो ये प्री डिसाइड करके रखो, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत आती है पेपर में, क्योंकि हमें फिर उसका रिग्रेट बहुत ज्यादा होता है कि एक चीज होती है कि हमें आ नहीं रहा तो इसलिए मैंने किया नहीं, और एक होता है मुझे आता था पर टाइम नहीं मिला, उसका रिग्रेट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सबको मैं कहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट
2 साल जितने मिल रहे हैं तुम्हें प्रिपरेशन के, उसके हर टेस्ट में देखो कि कैसे टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि अगर तुम्हें एक्स्ट्रा 5 मिनट मिले तो उसमें तुम 4-5 क्वेश्चन सही कर सकते हो और स्कोर बढ़ा सकते हो। बहुत करेक्ट है। अभी तुम्हें शिफ्ट कैसा लग रहा है? नीट का जो यूफोरिया है वो अभी भी है या फिर चला गया? कि तुम्हारे पर्टिकुलर विलेज के तो तुम टॉपर ही रहे होंगे, हाँ, और यहाँ पे आके तुम देख रहे हो कि पूरा क्रीम ही यहाँ पे भरा पड़ा है, तो ऐसे कुछ लग रहा है डिफरेंस मुझे इसकी वजह से लग रहा है कि लाइक इंटेलेक्चुअली लेवल सबका सेम ही है हमारा। इंटेलिजेंट लेवल ऐसा कुछ अच्छा लग रहा है कि मैं अभी मेरे जितने इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठा, मतलब हार्ड वर्किंग लोगों के साथ बैठा हुआ, ऐसा कुछ? मुझे मतलब मेरे सारे दोस्त मतलब उनके इंटेलिजेंस लेवल सबका साथ में, तो लाइक हम कोरिलेट कर पाते हैं चीजें कि ये चीज ऐसी है, तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं एक दूसरे को क्या कहना चाहते हैं, या फिर ग्रास्पिंग पावर भी सबकी सेम लेवल की है, तो उसकी वजह से क्या सामने वाला क्या कहना चाहता है, उसके वजह से हमारा अच्छा एक रिलेशन बन चुका है कि हम और एक साथ सब पढ़ाई भी अभी इंटरनल्स हुए हमारे, तो सब मिलके पढ़ाई किए, तो जो उसको नहीं समझ में आ रहा था उसने मुझे समझा दिया, मुझे नहीं आ रहा था उसने किसी और ने मुझे समझा दिया, तो ऐसे हमने साथ मिलके पढ़ाई की। तो वही होता है कि जब हम जैसे कहते हैं कि आप जितने इंटेलिजेंट हो आपको आपके ज्यादा इंटेलिजेंस के साथ रहना चाहिए, और वो माहौल अभी मुझे एम्स में मिल चुका है कि नीट तक नहीं मिला था वो? नीट में थे मेरे दोस्त थे सभी, वो भी अच्छे थे, वो भी अभी एम्स में 2-3 दोस्त, तो वहाँ पे भी वैसे ही पढ़ाई करते थे हम, ग्रुप स्टडीज, सब लोग टॉपिक पढ़ के आते थे और फिर क्लास में एक दूसरे को समझाते थे, और अभी भी वैसे ही चल रहा है। और अभी तो सब लोग हैं, हम हमारे बैच 125 की बैच है, सब हमारा एक 20-25 लोग साथ में पढ़ाई करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उससे और चीजें समझ में आती है और डेप्थ में समझ में आती है। नाइस। तो ग्रुप स्टडीज से तुम्हें काफी फायदा हुआ? हाँ। ओके। जैसे तुमने बताया कि तुम्हें स्ट्रेस आया था तुम्हारी सर्जरी के बाद, तुम्हारे नंबर भी कम आना चालू हुए थे, तो उस स्ट्रेस से मैनेज करने के लिए तुम बच्चों को क्या बताना चाहोगे कि स्ट्रेस कैसे हैंडल करना चाहिए? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं समझाना चाहूंगा कि एक होता है कि लाइक स्ट्रेस क्यों आता है, मतलब मैं उस टाइम मतलब सोच रहा था कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है और ये हमारी रियलिटी होती है, ठीक है, तो जो इस दोनों के बीच में जो गैप होता है वो हमारा स्ट्रेस का कारण बनता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आई विल गेट 700 और मुझे 600 आए, तो वो जो मार्क का डिफरेंस है, वो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में जो डिफरेंस है वो हमें स्ट्रेस में डाल देता है। तो मैं उसके रिवर्स करता था कि मैं उसी डिप्रेशन को या स्ट्रेस को इंस्पिरेशन लेता था कि 700 में मुझे चाहिए थे पर 600 आए हैं, तो मैं इंस्पायर होता था कि नहीं मुझे और करना चाहिए। तो मेरा एक चीज था कि मैं स्ट्रेस या डिप्रेशन लेने से अलावा मैं इंस्पिरेशन लेता था उससे कि ठीक है, और दूसरी चीज मतलब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है मेरे इस रीजंस की वजह से नहीं आए थे 600, बट मुझे अभी क्या करना चाहिए कि जिससे मेरे पास अभी टाइम है बचा हुआ, 1 साल था मेरे पास पूरा, तो 1 साल में मुझे और क्या करना चाहिए कि मैं जो 560 मार्क्स आ रहे थे मेरे, उसको मैं 700 में कन्वर्ट कर पाऊँ। सो मैं सबको बताना चाहूंगा कि स्ट्रेस से तो और चीजें खराब हो जाएंगी, आप मार्क्स और गिर जाएंगे, बट उसी स्ट्रेस को आप या फिर उसी डिप्रेशन को आप इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कीजिए, जिससे आप क्या करना है आपको समझ में आएगा, और डेफिनेटली अगर आप उस पाथ पे चलोगे तो एक ना एक दिन आपको मतलब सक्सेस नीट में तो मिल ही जाएगा। और मुझे वैसे लग रहा है कि, और दूसरी चीज मतलब हम एक टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखो कि क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरे नहीं आ सकते कम, मैंने इतना पढ़ा, मैंने उतना किया, फिर भी कम कैसे आ रहे, ये हमको स्ट्रेस में डालता है। तो एक्सेप्ट योर फ्लॉज की मेरे से ये गलती होती है, इसकी वजह से नहीं आ रहे, तो उसको और उस पे ध्यान दो और उस पे डिसाइड करो कि कैसे हम उसको सुधार सके। तुम कहना चाह रहे हो कि तो ऑप्टिमम स्ट्रेस तक रहना चाहिए और उससे इंस्पिरेशन। फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट था पहले? हाँ, पहले से ही था। और क्या पसंद नहीं आता था? बायो में थोड़ा मैं वीक था पहले भी, और मेरे मतलब नीट में भी बायो में ही मतलब जितने गलत हुए इसमें 2-3 बायो में ही गलत हुए। ओके, पर ज्यादा गलत नहीं हुए, 4 ही क्वेश्चन गलत हुए। हाँ, पर मतलब अगर बायो थोड़ा अच्छा कर लेता तो और भी स्कोर अच्छा हो जाता। ओके,
बट अभी भी काफी अच्छा स्कोर है और ये कॉलेज मिलना छोटी बात नहीं, काफी ये अच्छी बात है। यहाँ पे रैगिंग तुमने कभी फेस की? नहीं, अभी तक तो मैं खुद को ब्लेस्ड मानता हूँ कि मुझे अभी तक किसी ने नहीं किया, और यूजुअली होती भी नहीं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे बहुत फ्रेंडली नेचर है सीनियर के साथ हमारा। लाइक वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। लाइक हेल्थ से हमें उन्होंने सपोर्ट किया था, स्पोर्ट्स टीम में, स्पोर्ट्स के इसमें भी, वीक में भी सपोर्ट किया था। मुझे सर ने कोऑर्डिनेटर भी बनाया था। तो मतलब रैगिंग तो है ही नहीं, 0% रैगिंग है। इंटरेक्शन होते हैं और वो भी बहुत फ्रेंडली इंटरेक्शंस होते हैं हमारे सीनियर्स के साथ। और लाइक मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे रैगिंग होती है। इंट्रोस होते हैं? इंट्रो स्टार्टिंग में हुए थे बहुत, मतलब स्टार्टिंग में आए थे। उसमें भी कुछ नहीं, मतलब सिर्फ नाम, कहाँ से हो और हॉबीज वगैरह पूछा था। और फिर उन्होंने ये किया था कि हॉबीज पूछ के उन्होंने हमें ग्रुप्स, क्लब्स में वगैरह भी ऐड करना शुरू किया था। ओके। तो उस टाइम में यहाँ पे कुछ डांस वगैरह करवाया था? जैसे एक दो बच्चों ने बताया कि डांस वगैरह करवाया मुझसे। मेरा मतलब मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं लाइक रात को 10:30 11 बजे से पहले सो जाता हूँ, 11 बजे से पहले सो जाता हूँ। और वो सब चीज वो बाद में होता है, मतलब सीरियस वगैरह होता है। तो मैंने लाइक जब भी आते थे मैं सो जाता। पर परेशान नहीं करते थे? नींद से नहीं उठाते? नहीं, नींद से नहीं उठाता कोई। तो मैं सोया रहता था क्योंकि मुझे लाइक मैं पहले से 11 बजे सो जाता था और सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। तो उसके वजह से सीनियर्स ने कभी ऐसे तंग नहीं किया। अभी रणवीर आया था, वो बोल रहा था सर गर्ल्स बॉयज रेशो बहुत कम है यहाँ। हाँ, वो दैट इज सरप्राइजिंग, क्योंकि हमने अलग सोचा था कि मेडिकल कॉलेज मतलब गर्ल्स ज्यादा होती है और बॉयज कम होते हैं। दुख हुआ? दुख मतलब ऐसे तो मैंने एक्सपेक्ट अलग किया था, रियलिटी अलग निकली। पर दुख तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा था। क्योंकि रिलेशनशिप में नहीं हो? नहीं। इंटरेस्ट अभी बनेगा धीरे धीरे। तो हाँ, अभी देखा नहीं है ज्यादा, तो पता नहीं कैसा होता है। 2 चीजें ऐसी बताओ जो इस कॉलेज के बारे में तुम्हें बहुत गंदी लगी, फ्रैंकली। इस कॉलेज के बारे में नहीं है, थोड़ा हीट बहुत है। लाइक वेदर लाइक अभी मुझे समर का ये शुरू हो गया, लाइक परेशानी शुरू हो गई है समर के फरवरी में। हाँ, फरवरी में, क्योंकि हमारे इधर टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता। लाइक नॉर्मली होता है, लाइक 28-30 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा, और मुझे लाइक थोड़ा परेशानी, लाइक वीकनेस वगैरह शुरू हुआ था लाइक अभी। तो वेदर अच्छा थोड़ा नहीं है यहाँ पे, मतलब लाइक मैं यहाँ पे अभी नहीं शूट कर पा रहा, ऐसे बोल सकते हैं हम। और दूसरी चीज ऐसे तो कॉलेज के बारे में इतना सभी अच्छी लग रही है। थोड़ा मेस का खाना वगैरह बोल सकते हैं पर कि घर पे तो घर का खाना होता है, मेस का थोड़ा इतना नहीं। ये सिटी से काफी दूर है, ऐसा नहीं लगता? हाँ, तो वही चीज कॉलेज का यही थोड़ा लाइक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे वो चीजें नहीं अवेलेबल है जो हमें सिटी में मिलते हैं। लाइक थोड़ा भी आपको तो पहले बहुत तकलीफ हुआ होगा, अभी तो रोड मेट्रो वगैरह बन चुके हैं, पर दूर है बहुत। यहाँ पे अगर आपको कोई छोटी से छोटी चीज भी लानी हो तो फिर भी हमें सिटी में जाना पड़ता है, या फिर कुछ मूवीज वगैरह देखनी हो तो रात में जाना पड़ता है। और मेट्रो भी 9 बजे 10 बजे। मूवीज क्लब बंद हो गया हमारा? नहीं, चालू है मूवीज क्लब। तो अभी तो बंद हो गया, मतलब काफी दिनों से ये नहीं आ रहा है। हाँ, अभी तो बहुत दिन, हाँ संडे को हर होता है, पर अभी पिछले 2-3 संडे तो नहीं है। हाँ, वो तो काफी अच्छी चीज है, क्योंकि जो ऑडिटोरियम थिएटर से भी अच्छा एक्सपीरियंस। हाँ, वो तो अच्छा है और मजा भी आता है। दोस्त लोग होते हैं तो ज्यादा। हाँ, मतलब पहले भी देखी हुई मूवी फिर देखने में बहुत मजा आता है अगर दोस्त साथ हो तो। कोई वेब सीरीज है जो तुम्हारी फेवरेट है? हाँ, मुझे वेब सीरीज वगैरह देखने का बहुत शौक है। मैंने लाइक ऐसे फ्रैंकली बोलूं तो मैं नीट के टाइम में भी देखता था। हाँ। क्योंकि कैसा था कि हम कितना ही पढ़ पाएंगे, कि रोज थोड़े से 15-16 घंटे पढ़ पाएंगे। तो जब मेरा टेस्ट हो जाने के बाद मैं रात को देखता था वेब सीरीज वगैरह। तो मैंने पिक्चर्स करके एक वेब सीरीज देखी थी जो भी मुझे बहुत लाइक मुझे बिजनेस आइडिया बहुत पसंद है। पिक्चर्स करके एक वेब सीरीज है,
मुझे बिजनेस पसंद है, बिजनेस लाइक मेरी वो भी इच्छा है कि बिजनेस करूँ आगे जाके बिजनेस करने की। तो कैसा तुमने प्लान किया आगे कुछ? आगे तो ऐसे बहुत सारे प्लान है मैंने, मतलब मैं नोटबुक लिखता था। बताना चाहोगे कुछ? हाँ, जैसे हम लाइक 4-5 दोस्त मिलके डिसाइड किया था चेन्स, हॉस्पिटल चेन खोलने की। ओके। और हमने एक डिसाइड किया था कि लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक जो गाय है, ऑर्गेनिक मतलब गाय का दूध, उससे भी एक बहुत बड़ा मार्केट एक्वायर कर सकता है, क्योंकि रैपिडली देखे लाइफस्टाइल खराब होती जा रही है और जो हायर क्लास लोग हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसमें भी बहुत पोटेंशियल है बिजनेस का करने का। तो यू आर इंटरेस्टेड इन हाँ बिजनेस साइड। और एमबीबीएस के मतलब जस्ट नीट के बाद मैंने ऐसे सोचा था कि एमबीबीएस में रिसर्च करके एक प्रोडक्ट बना के उस पे भी हम वर्क करके एक कंपनी बिल्ड कर सकते हैं। तो इसमें भी अभी देख रहे हैं क्या कैसे बना। कुछ वर्क किया उसके लिए तुमने अभी तक तो नहीं किया, पर चल रहा है सर से, मतलब गाइडेंस ले रहा हूँ मैं। फैकल्टी सपोर्टिव है? हाँ, फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है। अभी एक रिसर्च चल रहा था कि उसमें भी मैं गया था सर के पास, तो वो भी चालू है थोड़ा थोड़ा। रिसर्च में तुम्हें इंटरेस्ट है? हाँ, रिसर्च में। आईसीएमआर जानते हो क्या होता है? हाँ, आईसीएमआर फंड करता है हमको। मतलब एक गाइड के साथ मिलके तुम्हें एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। अगर सिलेक्ट हो गया तो तुम्हें फंड मिलता है उसके लिए। हाँ, तो काफी अच्छा है। पेपर अगर पब्लिश हुआ तो तुम्हारा सीवी भी काफी अच्छा बन जाएगा। तो इस पे ध्यान दो। अच्छा, और क्या बुरी चीज लगी है तुम्हें एमबीबीएस के लिए? ऐसा कुछ लगता है कि अटेंडेंस वगैरह कम रहनी चाहिए? क्राइटेरिया अटेंडेंस क्राइटेरिया वही दिक्कत चल रही है अभी अटेंडेंस की, क्योंकि लाइक सब चीजें ऐसा होता है कि कुछ चीजें क्लास में समझ नहीं आती, तो ऐसा लगता है कि यार क्लास जाके फायदा नहीं होता, या फिर वही खुद से घर पे पढ़ के या फिर वीडियोस देख के हो जाए। तो इसके वो माइंडसेट डेवलप होने लगा है थोड़ा थोड़ा। पर मुझे ऐसा लगता है कि क्लासेस को जाना चाहिए, क्योंकि लाइक हमारा जो अटेंशन है, हमें जो लाइक क्लास में जाके हमें वहां पे बैठने की आदत पड़ती है, वहां पे सुनने की आदत पड़ती है, पर रूम में हम कैसे भी लाइक ऐसे सो के या फिर ऐसे कैसे भी किसी भी हालत में देख सकते हैं। तो उसकी वजह से जो लाइक हम जो बोलते हैं कि लाइक उसके लिए जो प्रोसीजर होते हैं क्लास में तैयार होना वगैरह, वो सब की हमें आदत चली जाएगी ना, तो हम एट द टेब मतलब कैसे बोलेंगे उसको, कि हमें हर चीज हाथ में मिल जा रही है। जैसे हम मोबाइल में देखेंगे तो उसकी आदत पड़ेगी तो हमारे लिए बुरा ही है वो। ओके। तो क्लासेस जाना इम्पोर्टेंट है। और उसकी वजह से इंटरेक्शन होता है टीचर्स हम में, दोस्तों में, और उसकी वजह से हम हर चीज कैसे वर्क करती है क्लास की, या फिर वो सब बाकी की चीजें भी समझ पाता है कि हमें कैसे रहना है लोगों के बीच में, कैसे आंसर करना है। लाइक क्लास में टीचर्स पूछते हैं खड़ा करके कि बताओ इसका आंसर क्या है, उसका फायदा वाइवा में भी होता है। हाँ। ऐसे रूम में कोई आपको पूछेगा नहीं कि आपने क्या पढ़ा है, कैसे। हाँ, वैसे ही रूम पे आपके ऊपर कोई वॉच नहीं रखता, तो जब आपके ऊपर कोई वॉच नहीं रखता तो आप थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। पर क्लास में ऐसे नहीं था, क्लास में आप सो नहीं सकते, क्लास में आपको अटेंटिव रहना पड़ता है। हाँ। क्योंकि सामने वाला पूछ भी सकता है ना बात। पर ऐसा मुझे फील होता है पर्सनली कि जो लेक्चर्स लेते हैं वो थोड़े मतलब उनको डिजिटलाइज करने की बहुत जरूरत है। जैसे कि फिजिकल लेक्चर्स हो रहे हैं, लेकिन उनको ऑनलाइन भी एक तरीके से डालना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि नीट में जो ऑनलाइन लेक्चर्स है काफी प्रिपेयर्ड रहते हैं वो, है ना, जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। वैसा एमबीबीएस के लिए भी पर्टिकुलर कॉलेज ने, जैसा हमारे पास तो सब फैसिलिटीज है। तो मुझे लगता है कि अब विद जनरेशन वी हैव टू चेंज आवर टीचिंग टेक्निक्स। जो सिर्फ बोर्ड पे पढ़ा रहे वो ऑनलाइन भी आना चाहिए। उसमें कैसा है कि काफी सारी एनिमेशंस आ सकती है, वीडियोस डाल सकते हैं, डिसेक्शन अगर पढ़ा रहे हैं तो डिसेक्शन का वीडियो दिखा सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकल तो नो डाउट की रिप्लेस नहीं हो सकता, लेकिन थ्योरी मुझे लगता है कि ऑनलाइन भी होना चाहिए। जैसे कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अगर देखेंगे तो ऑनलाइन भी कोर्सेज। और अभी फील नहीं होगा तुम्हें, आगे जाके फील होगा कि टाइम बहुत कम पड़ रहा है। हमारे जैसे पर्टिकुलरली एम्स नागपुर की बात की जाए तो यहाँ पे 9 to 5 विल रिमेन 9 to 5 थ्रू आउट 4.5 years ऑफ स्टडी।
बट बाकी उसमें 6 सेमेस्टर के बाद वो कम हो जाता है, सेल्फ स्टडी के लिए काफी टाइम मिलता है, लीजर टाइम बढ़ जाता है, तो ये एक चीज है। तो काफी अच्छा लगा तुमसे बात करके। जाते जाते फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स या फिर जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, मे नॉट बी मेडिको, उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहोगे? तो सबसे पहले तो मैं लाइक सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे चांस दिया, और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट थिंग इज बी सेल्फ मोटिवेटेड, कि आपको ये बताना नहीं पड़ना चाहिए हर बार कि पढ़ो या फिर ये काम करो वो काम करो। अगर आप में वो जिद है कि लाइक आपको अगर आपके नाम के आगे डॉक्टर चाहिए एज अ नीट एस्पिरेंट, तो आपको आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए, लाइक हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो सेल्फ मोटिवेटेड हो गए आप बहुत ज़्यादा, तो आप खुद से कर पाएंगे ये चीज़ें और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ मतलब वही मैंने बताया था कि डोंट गिव रीजंस फॉर योर फेलियर, कि हमें जो अगर एक बार आदत पड़ गई रीजंस देने की तो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी और हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे उस चीज़ से। और तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ऑलवेज रिमेंबर दोज पीपल जिन्होंने आपके लिए कंट्रीब्यूट किया है, लाइक योर पेरेंट्स हो, आपके दोस्त हो, जिनके वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको हमेशा याद रखो, क्योंकि अगर उस टाइम वो आपके साथ नहीं होते तो लाइक आप इस टाइम यहाँ पे नहीं होते। तो ये चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। और आपको अभी नीट आ रहा है 4th में को है, तो आपको उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कीजिए, वो 3 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि अगर वो 3 घंटे में अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया तो आप मिस कर जाएंगे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एम्स में आने की। तो इसलिए आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप वो 3 घंटे बहुत फोकस होके, बहुत पंक्चुअल होके, सीरियसली विथ योर फुल अटेंशन एंड फुल अवेयरनेस वो 3 घंटे दीजिए। और अभी आपके पास 2-3 महीने बचे, उसमें प्रॉपर आप यूटिलाइज कीजिए ईच एंड एवरी आवर। आप कैसे नीट के लिए अच्छा कर पाएंगे इसके बारे में सोचिए और वो स्टेप्स आप फॉलो कीजिए। और डेफिनेटली अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको वो मिलेगा, और आपको उसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच वेदांत फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। कैसा लगा तुम्हें आज का एक्सपीरियंस? बहुत लाइक इट इज फर्स्ट टाइम मैंने कभी दिया नहीं था, और आपने जिस लाइक ऐसे मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं आई बोलते समय, और एक बहुत स्मूथ तरीके से ये पॉडकास्ट हुआ। और मुझे पहले जब आया था तो आपने देखा कि थोड़ा डरा था मैं कि कैसे होगा, क्योंकि पता नहीं था कैसे करते ये, कैसे आंसर्स देना होता है। पर आपने बहुत अच्छे से समझा मेरे को, और मुझे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपने पूछे, उसके लिए आपको थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। For more such informative content, subscribe to this channel and give this video a like.